हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत शेर शाह सूरी को जानेंगे। शेर शाह सूरी कुछ आपका इससे परिचय हो चुका है। हुमायूं के शासनकाल को जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था कि चौसा और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेर शाह की प्रमुख भूमिका रही थी और उसी की वजह से हुमायूं को जो है भारत का शासन जो है त्यागना पड़ा था और भारत को छोड़ करके भागना पड़ा था। ठीक है, तो शेर शाह के विषय में आप लोगों ने कुछ बातें जानी हैं, लेकिन शेर शाह कैसे बना, कहाँ का शासक था, किस प्रकार से उसने अपनी शक्तियों का संग्रह किया और एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, शासक बनने के बाद उसने कौन कौन से युद्ध किए, क्या कार्य किए, क्या व्यवस्थाएं की, वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों को इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का जो मूल नाम था वो था फरीद। ठीक है, इसका प्रारंभिक जो नाम मिलता है हमको क्या मिलता है, फरीद, याद रखना। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। ठीक है, लेकिन डॉक्टर कानूनगो जिन्होंने शेर शाह एंड हिज टाइम नामक पुस्तक लिखी है, शेर शाह पर ही उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया, वो 1486 ईस्वी शेर शाह का जन्म मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह 1472 ईस्वी ही प्राप्त होता है। शेर शाह के जो पिता थे उनका नाम था हसन खां और वह सासाराम का जमींदार था। ठीक है, शेर शाह सूरी के पिता और इसके बीच शेर शाह के बीच संबंध अच्छे नहीं रहते थे, मतलब आपस में पटती नहीं थी। तो इनके विवाद को बाद में जलाल खां जो बिहार का प्रमुख सूबेदार था, इन मध्यस्थता करके इनके संबंधों को सुधारने का प्रयास करता है और बाद में सासाराम की जमींदारी जो है मुग़लों से, ठीक है, मुग़लों से अधिकार पत्र लेकर के, चूँकि 1529 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें शेर शाह सूरी ने मुग़लों के विरुद्ध, और 1530 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था उसमें मुग़लों की तरफ से शेर शाह सूरी ने पार्टिसिपेट किया था और उस समय ये कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ दूँगा। ठीक है, उसने मुग़लों की सेना के साथ और सेना में रह करके दोनों तरह से युद्ध किया हुआ था, तो वो एक्सपीरियंस उसको दोनों तरह से एक्सपीरियंस उसको प्राप्त था और वो जानता था कि इनकी युद्ध की रणनीति किस प्रकार की होगी या हो सकती है। और इसी वजह से बाद में चूँकि उसने युद्ध में साथ दिया था, इसलिए बाद में उसको मुग़ल साम्राज्य से अधिकार पत्र लेकर के सासाराम की ज़मींदारी वो जो है वो खुद प्राप्त कर लेता है। शेर शाह ने एक बार शेर को तलवार के एक वार से ही मार गिराया था। इसी कारण मोहम्मद बहार खान लोहानी, ठीक है, ये उस वक्त बिहार का सूबेदार था, उसने, या बिहार का शासक भी बोल सकते हैं, उसने शेर खान को, मतलब फरीद को शेर खान की उपाधि दी थी। तब से ये शेर खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, शेर खान 1529 ईस्वी में बिहार तथा 17 मई 1540 ईस्वी में हुए बेलग्राम युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह हिंदुस्तान का बादशाह बना। ठीक है, 1529 ईस्वी में उसने बिहार को अपने कब्जे में कर लिया और वो किस प्रकार से कर लिया कि हसन खां की, ये बहार खान लोहानी की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी विधवा पत्नी थी दूदू बेगम और उसका पुत्र था जलाल खान। ठीक है, तो वो शेर खान को उसका संरक्षक नियुक्त कर देती है और बाद में दूदू खान की मृत्यु के बाद जो है, कुछ समय बाद दूदू बेगम की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के उपरांत शेर खान जो है वो बिहार की गद्दी खुद हथिया लेता है और स्वयं शासक बन बैठता है। इसके बाद वो जो है
चुनार का जो किला था, वहाँ की जो बेगम थी लाड मलिका, वो भी विधवा थी। उससे शादी कर शेरशाह सूरी विवाह कर लेता है, और विवाह के बाद जो चुनार का किला है, चुनार का दुर्ग है, वो भी अपने अधिकार क्षेत्र में शेर खान जो है ले आता है। तो इस प्रकार 1529 के बाद से ही उसने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। दिल्ली की गद्दी में बैठते समय उसने शेर खान से शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो शेर खान की उपाधि धारण की। शेरशाह ने लाड मलिका नामक एक विधवा से विवाह करके चुनार का दुर्ग प्राप्त कर लिया था। मैंने अभी बताया आप लोगों को। 1539 ईस्वी में उसने चौसक पर अधिकार कर लिया था, और 1540 ईस्वी में उसने कन्नौज के बाद लाहौर पर भी कब्जा कर लिया था। 1540 में सबसे हम लोगों ने देखा था कि बिलग्राम के युद्ध में उसने परास्त किया था, और उसके बाद उसने जो है बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद लाहौर की ओर जो है वहाँ पर भी उसने विजय हासिल की थी। और उन लाहौर को जीतने के बाद उन्हीं क्षेत्रों से इन आक्रमणकारियों के भारत आने का खतरा था, या हुमायूं दोबारा लौट करके इसी क्षेत्र से आ सकता था। इसलिए वहाँ पर उसने रोहतासगढ़ नामक एक सुदृढ़ किला का निर्माण करवाया था, और वहाँ पर की सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत कड़ी कर दी थी। यानी कि उसके जो सबसे योग्य उस समय सेनापति हुआ करते थे, हैबात खां और खवास खां, उन लोगों को उन्होंने एक शक्तिशाली सेना के साथ नियुक्त किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, चौसा के युद्ध में जीतने से पहले उसने 1534 में सूरजगढ़, एक ये भी उसका युद्ध है 1534 ईस्वी में, जो था सूरजगढ़ का युद्ध। ठीक है, सूरजगढ़ के युद्ध में उसने बंगाल के शासक को परास्त करके वहाँ पर अपनी गद्दी जो है स्थापित कर ली थी। बंगाल को भी उसने जीत लिया था सूरजगढ़ के युद्ध में, जो कि 1534 में हुआ था। और इससे पहले दोहरिया का युद्ध या दौरा का युद्ध हम लोगों ने हुमायूं के समय पर पढ़ा था। उसमें भी मैंने बताया था कि शेर खान ने महमूद लोदी की तरफ से, जो कि अफगानियों का प्रमुख नेता था, उसकी तरफ से युद्ध में भाग लिया था। अब शेरशाह के लिए चूँकि और सारे अफगान शासक तो कमज़ोर पड़ चुके थे, केवल महमूद लोदी ही एक ऐसा शासक बचा था जिस पर अभी भी आधिपत्य स्थापित करना शेर खान के लिए मजबूरी थी। और चूँकि पूरा अफगान समुदाय महमूद लोदी के साथ था, इसलिए शेर खान उससे सीधी बगावत भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए उसने क्या किया कि बहुत मजबूरी में उसने दोहरिया में महमूद लोदी के पक्ष में युद्ध किया था, और इसीलिए उसने पूरे मन के साथ उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और उस युद्ध की पराजय के बाद जो है शेर खान फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, और अपनी शक्ति जो है आगे बढ़ाता ही चला गया। ठीक है, 1540 में गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसने 1542 में मालवा, ठीक है, जहाँ का शासक था मल्लू खां। ठीक है, इसके बाद 1543 में उसने रायसीन को जीता। रायसीन का जो शासक था उसका नाम था पूरनमल, और जिसको उसने धोखे से मारा था। और उसकी मृत्यु के बाद वहाँ की हजारों स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, और इसी वजह से प्रमुख इतिहासकारों ने शेरशाह के कार्यकाल में इस अभियान को शेरशाह का कलंक की संज्ञा दी है। ठीक है, याद रखें, क्योंकि इसमें उसने धोखाधड़ी का प्रयोग किया था, इसीलिए इतिहासकारों ने शेरशाह के इस अभियान को क्या कहा है, शेरशाह का कलंक कहा है। ठीक, नेक्स्ट है 1544 ईस्वी में शेरशाह का जो अभियान था वो मारवाड़ के शासक मालदेव के खिलाफ था। ठीक है, जहाँ पर जो प्रमुख राजपूत जहता और कुप्पा, इन लोगों ने शेरशाह के दांत खट्टे कर दिए थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि शेरशाह को जीतना जो है मारवाड़ के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो रहा था। बाद में किसी तरह शेरशाह विजय हुआ,
लेकिन शेर शाह को ऐसा लगने लगा था कि ऐसा ना हो कि इस युद्ध के बाद मेरी पराजय हो जाए और ये पूरा साम्राज्य मुझसे छिन जाए। ठीक है, इसीलिए शेर शाह का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी है इस युद्ध के बाद जो उसने दिया था कि मुट्ठी भर बाजरे के बदले, यानी कि मुट्ठी भर बाजरा मारवाड़, उसके बदले मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता। इस तरह का युद्ध था, भयानक युद्ध था। राजपूतों ने बड़ी ही वीरता के साथ इस युद्ध को लड़ा था। भले ही वो पराजित हुए, जैता कुप्पा के नाम बड़े ही वीर सैनिकों के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। ठीक है, और शेर शाह के स्टेटमेंट से ये साबित भी हो जाता है कि ये युद्ध जो है शेर शाह के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। खैर, शेर शाह विजयी हुआ मारवाड़ में भी। और इसके बाद 1545 जो उसका अंतिम अभियान था, जो कालिंजर का अभियान कहा जाता है, इसी अभियान के दौरान बारूद के ढेर में आग लग जाती है। वो उक्का नामक एक प्रक्षेपास्त्र था। क्या था? उक्का नामक, याद रखना, उक्का नामक एक प्रक्षेपास्त्र था। और उसी प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है शस्त्रों को फेंकने वाला। ठीक है, तो जैसे तोपें कह सकते हैं। तो उसी उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र गलती से वो गोला जो है उसी के बारूद के ढेर में गिर जाता है और वहाँ आग लग जाती है, जिसके कारण शेर शाह की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मात्र 40 से 45 उसने 5 साल शासन किया और इन 5 सालों के बीच उसने 42, 43, 44, 45 प्रमुख युद्ध किए और वो सभी युद्धों में विजयी रहा था। शेर खान के साम्राज्य में कश्मीर को छोड़कर लगभग संपूर्ण उत्तर भारत शामिल हो चुका था। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां या इस्लाम शाह 1543 से 1553 ईस्वी तक शासक बना था। 1500 इसके इस्लाम शाह के बाद फिर इन सूर्यवंश के जो उत्तराधिकारी थे, इन लोगों ने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को कई भागों में बांट करके अलग अलग शासन करने लग गए थे। जैसे सिकंदर सूर पंजाब लाहौर इन क्षेत्रों पर शासन कर रहा था। ठीक है, जहाँ पर मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसको पराजित किया था हुमायूं ने। और दिल्ली पर इब्राहिम सूर शासन कर रहा था। वहीं आगरा से लेकर के बिहार तक का जौनपुर का जो पूरा क्षेत्र था, वहाँ पर आदिल शाह सूर शासक था और उसी का प्रमुख सेनापति था हेमू। ठीक है, जिससे हम लोग अभी पानीपत का दूसरा युद्ध देखेंगे, किसके बीच? बैरम खां और हेमू के बीच होता है, जब अकबर गद्दी पर बैठता है 1556 में। ठीक है, हेमू। ठीक है, तो अब साम्राज्य का इस प्रकार से बंटवारा कर लेने की वजह से भी हुमायूं को और अकबर की सेना या जिसका नेतृत्व तो बैरम खां कर रहा था, उसको इन लोगों को हराने में आसानी हुई और उसको एक मिली शक्ति की अपेक्षा टूटी हुई शक्तियों के साथ एक एक करके युद्ध करना पड़ा और जिसके चलते बैरम खां को विजय प्राप्त हुई और अकबर का शासन जो है स्थापित हो सका। शेर शाह के मकबरे का निर्माण सासाराम में बाद में मृत्यु के बाद किया गया। आज भी उसका मकबरा जो है माना जाता है। मार्शल ने तो उसको सबसे बड़ा हीरा कहा है, स्थापत्य कला का हीरा कहा है। ठीक है, एक झील है, झील के बीचों बीच इस मकबरे को बनाया गया है, सासाराम के शेर शाह सूरी के मकबरे को। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किया और इसके बाद दिल्ली में किला कोहिनूर मस्जिद का भी शेर शाह ने निर्माण जो है करवाया था। ठीक, तो ये था शेर शाह के बारे में, उसके कुछ राजनीतिक जो उसका जीवन रहा पूरे 5 साल का। ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारियाँ थी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शेर शाह के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें क्या क्या चेंजमेंट किए, क्या सुधार किए, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और उन्हीं व्यवस्थाओं के वजह से ही शेर शाह को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। यानी कि शेर शाह यदि शेर शाह बना तो पहला तो ये कि उसने मुग़ल सत्ता को उखाड़ करके द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की स्थापना की और दूसरा ये कि उसने जो व्यवस्थाएं स्थापित की वो आगे आने वाले शासकों के लिए या अकबर जैसे शासकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य की। ठीक है,
तो इसलिए शेर शाह जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब जो भी प्रशासनिक कार्य हैं जो शेर शाह सूरी ने किए वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।